today we need to start from ROI and we need to see how change in sale or expense or asset would affect ROI. So it's a very simple concept, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नॉट अ डिफिकल्ट वन. आप लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं तो इस वजह से इतना प्रॉब्लम भी नहीं होगा. ROI, do you remember ROI? Return on investment. याद है सबको? So what is ROI? Return on investment. क्या होता है? Return. So whatever you are getting out of it. Return क्या होते हैं normally? What do you call return? In simple words. Profits. Okay, so profits. Return over investment. Whatever you have invested in the business. ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि वो चीज जो कि आपको ये रिटर्न कमा के दे रहा है, which is earning you profits. So these are your assets. ठीक है? So let's call it as assets. Okay? So this is basically your ROI. Now the formula says that it is net operating income. जो income है, profit है, this is basically net operating income. Net operating income वो income होती है which is before interest and taxes. ठीक? EBIT. You get net operating income which is EBIT divided by हमने कहा assets. अब ये वो assets है जो मुझे ये चीजें कमा के दे रहे हैं, profit कमा के दे रहे हैं, EBIT कमा के दे रहे हैं. So it's basically my operating assets जो कि operations के अंदर इस्तेमाल होते हैं. For example, cash, account receivable, inventory, property, plant, equipment, and other productive assets. ठीक है? ये वो assets हैं जो कि आपको ये पैसे कमा के दे रहे हैं. And once again, when you look at the assets, तो assets की आपके पास दो values आ रही होगी. एक साल के start की आ रही होगी क्योंकि पूरे साल ये assets change हो रहे होंगे ना. The value would keep on changing. So which value to take over here? So then you take the average of the assets. जो average figure होगी आप लोग बोलिए. और आसानी के लिए आप ये करते हैं कि साल का पहला opening, closing. You add them up, divide by 2. Simple. So this is your average operating. ये भी clear हो गया? ये भी clear है? Formula is clear? Okay. So let's have a look at it again. Now, अब ये जब assets हम लोग लेंगे तो इस assets में क्योंकि assets हैं इसमें हम लोगों ने देखा कि buildings भी होगी, इसमें machines भी होंगी क्योंकि वो आपको वो चीजें कमा के दे रही हैं. So when you talk about these assets, उसकी कौन सी value देंगे? You need to take the net book value. And how do you calculate this value? This value is calculated by deducting accumulated depreciation from the historical cost. जो historical cost है उससे accumulated depreciation minus होगी तो आपके पास ये value आ जाएगी net book value. और ये value वही value है जो कि आपके पास आपकी बैलेंस शीट में शो हो रही होगी. So this is where you will get this value from. जी. So call it. वीडियो रुक गई होगी. नहीं मेरा पता नहीं. बस आने दे. बस करने दे वो खुद ब खुद चलते चलते बंद हो जाएगी. लेकिन वीडियो चल रही होगी नहीं. चल रही है. Okay, so let's move on. So now you know you need to take the net book value from here. सर आवाज नहीं है. रिकॉर्डर के साथ जो भी तो रिकॉर्डर ही है सर आवाज. इसको पॉज कर दें. इसको जरा पॉज करें. ब्रेक. net book value. So you need to take the net book value of assets. अब ये सारी बातें याद रखें, ठीक है? एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स एंड नेट बुक वैल्यू. एग्जाम में अगर डेटा गिवन होगा तो यू नीड टू टेक द नेट बुक वैल्यू, एसेट्स की नेट बुक वैल्यू. अब इसमें अगर आपके पास कैश है तो कैश का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, अकाउंट रिसीवेबल है तो अकाउंट रिसीवेबल की NRV जो होगी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, वो लेनी होगी. इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री की भी जो वैल्यू उसने वहाँ पे गिवन होगी वो आप उठा लेंगे. बट वंस अगेन यू नीड टू टेक एवरेज ऑफ ऑल दीज एसेट्स. अच्छा, अब आ जाए प्लांट एंड इक्विपमेंट. इसकी डेप्रिसिएशन होगी तो इसकी आपने फिर जो डेप्रिसिएशन कर लेते हैं और उसके बाद की जो वैल्यू आती है नेट बुक वैल्यू वो लेनी होगी. एंड अदर प्रोडक्टिव एसेट्स नहीं, इट्स नॉट अ प्रोडक्टिव एसेट. नहीं, वो नहीं लेंगे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. ये हो गया, ये हो गया. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट इट अगेन. अब इसको दोबारा जरा गौर से देखें. अब वो ये कह रहा है कि ये जो ROI है ना, बेसिकली ये दो चीजों का प्रोडक्ट है. ये दो चीजों का प्रोडक्ट है. इट इज ऑल्सो इक्वल टू समथिंग विच दे कॉल एज मार्जिन. मार्जिन पढ़े थे, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है? ओके, मार्जिन इनटू टर्नओवर. ओके, वो कह रहे हैं कि ये ROI इन दो का प्रोडक्ट है. मार्जिन से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या नेट, यहां पे मैं ले रहा हूं EBIT. सो लेट्स से EBIT का मार्जिन. सो हाउ वुड यू फाइंड आउट द EBIT का मार्जिन? डिवाइड बाय सेल्स. ओके, सो इट्स EBIT डिवाइड बाय सेल्स. ओके, ये हो गया. इनटू
टर्नओवर, टर्नओवर, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एसेट्स, ना, ठीक है। अब ये एसेट आपको कितने टर्नओवर करके दे रहा है, कितने पैसे कमा के दे रहा है। सो बेसिकली दिस एसेट एक्चुअली हेल्प्स यू इन सेल्स, सो सेल्स डिवाइड बाय वंस अगेन एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स, ठीक। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, सो एक्चुअली आई कम अप विद द सेम फॉर्मूला ऑफ ROI, तो दैट मीन्स ROI इज अ प्रोडक्ट ऑफ योर प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। अगर EBIT है तो दैट मीन्स EBIT का मार्जिन एंड योर एसेट का टर्नओवर, ठीक है। इस चीज का प्रोडक्ट जो है दैट इज द सेम एज ROI, और ROI इज अ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू रेशियोज। ये बात भी क्लियर हो गई, ये बात भी क्लियर हो गई, ओके। सो लेट्स मूव ऑन, नाउ लुक एट दिस फॉर्मूला क्लोजली अगेन। अब इस फॉर्मूले को दोबारा और से देखें, इसको देखिए, इसमें आपको कितनी चीजें नजर आ रही हैं, EBIT, sales, average operating assets. So basically there are three things. If you want to increase your ROI, what would you need to do with these three things? EBIT needs to be increased, okay, increased. अच्छा, अब जरा EBIT को increase करने के लिए what would you do to increase EBIT? Sales increase, okay, so increase in sales एक चीज, और डिक्रीज इन कॉस्ट, ठीक है। बोथ ऑफ दीज वुड हैव द सेम इफेक्ट, बोथ ऑफ दीज वुड हैव द सेम इफेक्ट। अगर आप सेल्स इंक्रीज नहीं करते और आप कॉस्ट को डिक्रीज करते हैं, यू गेट द सेम इफेक्ट। अगर आप सेल्स को इंक्रीज करते हैं कीपिंग द कॉस्ट कांस्टेंट, तो फिर भी यू गेट द सेम इफेक्ट। और अगर आप सेल्स भी इंक्रीज कर रहे हैं और कॉस्ट को भी इंक्रीज कर रहे हैं, सो यू माइट नॉट गेट द इफेक्ट, इफेक्ट नहीं आएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ओके। सो थर्ड थिंग, एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स, इसको क्या करेंगे, इसको कम करेंगे। डज दैट मेक एनी सेंस? एसेट्स को कम करने से EBIT इंक्रीज, सॉरी ROI इंक्रीज हो रहा है। मैथमेटिकली तो इट मेक सेंस, क्योंकि ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसको डिक्रीज करूंगा तो ये फिगर खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा, दैट मेक्स सेंस। बट हाउ इट मेक्स सेंस ओवर हियर इन दिस इक्वेशन? सर ये इन्वेस्टमेंट सर EBIT को सेम रखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट में जितना रिटर्न ज़्यादा होगा सर एफिशिएंसी शो अपने एसेट को एफिशिएंसी शो करता है थोड़े से एसेट्स के साथ। सर ROI का मतलब यही सर, EBIT रिटर्न और ROI, हाँ, रिटर्न यानी मैं कम पैसों पे ज़्यादा कमा सकूँ, एफिशिएंसी। सो बेसिकली दिस पॉइंट शोज द एफिशिएंसी ऑफ योर एसेट्स। ये जो आपके ऑपरेटिंग एसेट्स हैं, इनकी एफिशिएंसी को शो कर रहा है कि जितने आप कम से कम एसेट्स रखें और उससे ज़्यादा सेल्स करके दें, द मोर वुड बी योर ROI। गॉट दिस आइडिया नाउ? गॉट दिस आइडिया? सो देयर आर 3 ways to increase ROI: increase sales, reduce cost or expenses, and reduce assets. ये बात भी क्लियर हो गई? ये बात भी क्लियर हो गई क्लास? वंस अगेन, अगर आपसे पूछूं थ्योरेटिकली ये चीज तो आप लिख सकेंगे ना, ठीक है? सिर्फ एक लाइन में, और बल्कि एक लाइन में क्या, एक वर्ड, इंक्रीज सेल्स। इंक्रीज भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, जस्ट शो मी द एरो कि यू वांट टू इंक्रीज सेल्स, यू वांट टू डिक्रीज कॉस्ट एंड यू वांट टू डिक्रीज एसेट्स, ठीक? अगर कहीं पर ऐसे कोई चीज़ आई वेयर आई एम आस्किंग यू फॉर एक्सप्लेनेशन कि EBIT को इंक्रीज करना है, व्हाट वुड यू डू या हाउ वुड यू डू दैट, या एक क्वेश्चन का सिनेरियो बना के दूं और वहाँ पे आपसे पूछूं, सो दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, वंस अगेन फॉर 1 mark, ठीक है? बिकॉज इट इज ईजी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। नाउ लेट्स सी द इफेक्ट। अभी जो हमने जो बातें भी कही ना, वो हमने थ्योरेटिकल बातें की। अब इनका इफेक्ट देखते हैं कि जब मैं इसको कैलकुलेशन करूं फिगर्स के साथ तो इसका इफेक्ट क्या आता है। Regal company reports the following: net operating income is 30,000, average operating assets are 200,000, sales are 500,000, operating expenses are 470,000. What is Regal company's ROI? अब इसका ROI क्या आएगा? अब अगर मैं इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करूं, if I use this formula, तो क्या आएगा? हम लोगों ने कहा EBIT divided by average operating assets. So what is EBIT? 30,000 divided by average operating assets, which are 200,000. This would give you 0.15, which is equal to 15%, na? 0.15 equals 15%. So what does this 15% suggest? हाँ, लेकिन what does it suggest? What does it mean? 15% या 0.15 इसका मतलब क्या है? What does it mean? Interpret.
देखें कैलकुलेशन कोई भी कर सकता है, आप ऑलरेडी रिप्लेस हो चुके हैं कैलकुलेशंस के फॉर्म में। इनफैक्ट आप इंटरप्रिटेशन के लिए भी आप रिप्लेस हो चुके हैं बाय एआई। वो आपको रिप्लेस कर चुका है, कैलकुलेशन से तो बहुत पहले रिप्लेस कर चुका है सॉफ्टवेयर के थ्रू, और एआई ने आपको इंटरप्रिटेशन के लिए भी रिप्लेस कर दिया है। तो फिर आप कहाँ पे जाएंगे जॉब मार्केट में? ठीक है, आप जाएंगे एनालिसिस पार्ट पे। एनालिसिस शायद चैट जीपीटी या कोई भी एआई इतना अच्छा ना कर सकेगा जितना आप कर सकते हैं। बाय द वे देयर आर लॉट्स ऑफ फ्लॉज इन एआई, जो कि हम पिछले कोर्स में मैंने चेक किया था, एंड माय स्टूडेंट्स एक्चुअली विटनेस दैट एज वेल। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये 15% का मतलब क्या है? सेल्स का 15% नेट प्रॉफिट। सेल्स का 15%? हंसला, वेयर इज सेल्स ओवर हियर? देखिए ये कैलकुलेशन आपने की है ना, तो बेसिकली इट्स 15% मींस 15 आउट ऑफ 100। 15% मींस दिस, या 1.15 आउट ऑफ 1, ये भी 15 है ना। और ये क्या है? एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स। सो फॉर ईच एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स ऑफ 100 रुपीज, यानी आपने जो 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट डाली है एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स में, दैट इज गिविंग यू a return of 15 rupees. So for every 100 rupees you've invested in the average operating assets, on average, मतलब कभी ज़्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा, on average में 100 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया एसेट्स के अंदर, वो आपको 15 रुपए का रिटर्न देता है। इसका सिंपल ये मतलब है, अगर 1 रुपए इन्वेस्ट किया तो 15 पैसे का रिटर्न देता है। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय 15% ऑफ ROI. Is this clear? Is this clear? Acha. So now let's talk about the same thing using this formula. अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करें। इस फॉर्मूले में हम लोगों ने 4 चीजें देखी। EBIT is how much? 30,000. EBIT is 30,000. Divide by sales. Sales are 500,000. Okay. Multiply by sales once again 500,000, and then average operating assets which are 200,000. So what is this first ratio? ये first ratio is 6%. Okay, 6% into second ratio 500,000 divided by 200,000. 0.6 में ना, परसेंट में तो 0.06. Okay, जी 500,000 divided by 200,000, 2.5. Okay, calculate. Should give you the same thing. ठीक है, 0.15 which is 15%. So now it's up to you whatever you use in the exam. ठीक, if I were you I would go for this one. आसान है ना, एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा and you would go for this one. एग्जाम्स में फॉर्मूला नहीं दे रहा, ठीक है, आपके एग्जाम्स में फॉर्मूला नहीं है। If you stay with me most probably you will inshallah for the next course in your next semester. तो वहाँ पे उस कोर्स में फिर मैंने फॉर्मूला दे देता हूँ बिकॉज इट इज 7th सेमेस्टर, और वहाँ पे फिर वो इंटरप्रिटेशन और या उसकी एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से फॉर्मूला मैं वहाँ पे दे देता हूँ। तो अगर आगे इंशाल्लाह आए तो फॉर्मूला वुड बी गिवन टू यू। और वैसे भी रियल लाइफ में तो आपको फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होती ना, इट्स गिवन टू यू। सॉफ्टवेयर आपके पास होते हैं, आपने बाकी काम करना होता है, तो वो चीज़ें फिर आपको नेक्स्ट कोर्स में इंशाल्लाह देखेंगे जी। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। क्लियर सो फार? Now we need to find out the effect of 3 things. कौन कौन सा? सेल्स, कॉस्ट या एक्सपेंसेस और एसेट्स। ये अगर ज्यादा या कम हो तो इसका इफेक्ट इन रेशियोज के ऊपर क्या पड़ता है। ठीक, लेट्स स्टार्ट जी। नाउ रीगल्स मैनेजर वाज एबल टू इंक्रीज सेल्स टू 600,000. नाउ you've increased sales to 600,000. अब सेल्स इंक्रीज हो गई, while operating expenses increased to 558,000. Remember when you increase sales your expenses would also increase ना। अगर मैं सेल करता हूँ, पहले 100 मार्कर सेल करता था तो मेरा CGS कुछ था, ठीक है, CGS था 5,000, लेकिन अगर अब मैं 200 मार्कर सेल करूँगा तो CGS 5,000 से वुड राइज, ऑब्वियसली राइज करेगा ना। ठीक, ओके, राइज कर दिया। While operating expenses increased to 558,000. सिर्फ ये देखना है कि जितना सेल्स इंक्रीज हुआ उसके मुकाबले में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उतना ही इंक्रीज हुए या नहीं। अगर सेम अमाउंट से इंक्रीज हुए सो दैट मीन्स इट्स ऑलमोस्ट द सेम, फिर इतना फर्क शायद ना पड़े। लेकिन अगर थोड़े कम अमाउंट से इंक्रीज हुए सो दैट मीन्स नाउ योर EBIT शुड इंक्रीज, फिर आपकी EBIT इंक्रीज होती है। ओके, रीगल्स नेट ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज टू 42,000। अब जो नेट ऑपरेटिंग इनकम था, जो EBIT हमने यहाँ पे लिखा है, वो भी इंक्रीज हो गया टू 42,000।
Now you understand what is increased to 42,000 and increased by 42,000. इसका कॉन्सेप्ट सबको है? सबको? गलती तो नहीं करेंगे एग्जाम में? टर्म्स याद रखेंगे. इंक्रीज्ड टू 42,000 मीन्स कि नई फिगर इज 42,000 और इंक्रीज्ड बाय 42,000 अगर बोलूं तो पुरानी फिगर में 42,000 को ऐड करना पड़ेगा. गॉट द आइडिया? ओके, आसान. आगे चलें. देयर वाज नो चेंज इन द एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स ऑफ द सेगमेंट. ये चेंज नहीं हुआ. ठीक है, ये इंक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गया. नो चेंज इन दिस वन. लेट्स कैलकुलेट द न्यू आरओआई. न्यू आरओआई क्या होगा जी? लुक एट द फिगर्स नाउ. नाउ व्हाट इज योर ईबीआईटी? न्यू ईबीआईटी 42,000. इब्राहिम कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं जा रहे, तेज नहीं जा रहे. लास्ट एग्जाम क्या था ग्रेड? मुझे नहीं याद. ये था इब्राहिम. गुड. और हंसला, यू आल्सो गॉट इट. हाउ मेनी इयर्स वर देयर इन दिस क्लास? 3, 4 out of a class of 15 there were 4 A's. Really? In my class? इस दफा लग रहा है और भी ज्यादा हो जाएगी इस बार. कह रहा हूं ना, जितने कम लोग होते हैं उतना ज्यादा अच्छा होता है, बिकॉज देन यू कैन कॉन्सेंट्रेट मोर. ठीक है, डिस्टर्बेंस कम होती है. सो 42,000 डिवाइड बाय व्हाट अबाउट योर एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स? नो चेंज. तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये चेंज हो गया और ये चेंज नहीं हुआ, सो योर आरओआई इज सपोज्ड टू increase. Okay, so it would increase to 21%. And if you want to calculate by this formula, you can do as well. अगर इस फॉर्मूले से करूं इसको, so it would be 30,000 की बजाय your EBIT is 42,000. 42,000 divided by sales 600,000. ये आ गया 7%. Multiply by your turnover, so sales 600,000 divided by average operating assets which remained the same 200,000. So 7% multiply by 3, so this is 21%. ठीक है, तो आप जिस तरीके से भी करें ये सेम आएगा. अब जरा थोड़ी देर के लिए देखें, अगर मैं आपको ये लाइन ना दूं, I do not give you this statement, can you still find it? 600 minus 558. Can you still find it? Yes. How? 600 minus देखें डिफरेंस. आपको सेल्स भी दे दिए और आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दे दिए. सो नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट योर नेट ऑपरेटिंग इनकम. आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर है? कर लेंगे एग्जाम में. कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना? ओके, गुड. ये भी हो गया. लेट्स मूव ऑन. सो इट्स इंक्रीज टू 21% फ्रॉम 15% प्रीवियस. ओके, सो लेट्स गो अ स्टेप अहेड. Assume that Regal's manager was able to reduce operating expenses by 10,000. अब देखें, अब by उसने कह दिया 10,000. ठीक है, 10,000 का बीच में डिक्रीज आया. आगे चले. Without affecting sales or operating assets. Sales भी इफेक्ट नहीं हुआ, ऑपरेटिंग एसेट्स भी इफेक्ट नहीं हुए. This would, अच्छा, फिर once again, now this statement is once again redundant from examination point of view. अगर मैं ऊपर कह देता हूं कि 10,000 से रिड्यूस हुआ, तो अब आपको पता होना चाहिए कि नया इसका फिगर क्या होगा. ठीक, this would increase net operating income to 40,000. Now Regal company reports the following: net operating income is 40,000, average operating assets are 200,000, sales are 500,000, operating expenses are 460,000. So what will be your new ROI? आपके पास नई ROI क्या होगी? Your EBIT is 40. Okay, 40,000. Okay, divide by 200,000. अब मैं अगर इस सब चीजों को हटा दूं और सिर्फ मैं आपको वो पहली स्टेटमेंट दूं, assume that Regal's manager was able to reduce operating expenses by 10,000. ठीक है, और विदाउट, सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट, विदाउट इफेक्टिंग सेल्स और ऑपरेटिंग एसेट्स. यहां तक फुल स्टॉप. यहां तक आपको स्टेटमेंट दूं तो ये बाकी फिगर्स आप सारे कैलकुलेट कर सकते हैं ना, कि जो चीजें पुरानी है, एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स पुराना है, ठीक, सेल्स पुराना है, ठीक, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विदाउट अफेक्टिंग सेल्स और ऑपरेटिंग एसेट्स, रिड्यूस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रिड्यूस किया. इससे पहले तक आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने थे? पिछले केस में कितने थे?
470 था। ओके, तो यहाँ से 10,000 आपने रिड्यूस कर दिया तो आपके पास नई फिगर आ जाएगी, उसको आप लोग माइनस कर देंगे सेल्स में से एंड देन यू विल गेट दिस फिगर। कर लेंगे, आसान होगा ना? सर हमारे पास करा देगी ना। हाँ, इनकम आ जाएगी हमारे पास। देखिए बेसिक फॉर्मूला सेम ही है कि सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, ठीक। सिर्फ ये है कि मैं आपको उसका इंक्रीज या डिक्रीज बता रहा हूँ एक चीज़ का, डायरेक्ट आपको नेट ऑपरेटिंग इनकम की फिगर नहीं दे रहा, बस ये काम कर रहा हूँ। क्या सर आपने गौर से सुने, मैं आपको इंक्रीज या डिक्रीज बता रहा हूँ, मैं आपको इंक्रीज या डिक्रीज बता रहा हूँ नेट, सॉरी इस केस में एक्सपेंसेस में। ये सर तो अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज या डिक्रीज हुए, सेल्स रिमेन द सेम, तो पुरानी सेल्स की फिगर आप ले लेंगे, उसमें से आप नए एक्सपेंसेस की जो फिगर है उसको माइनस कर देंगे, यू विल गेट द फिगर फॉर EBIT, नया EBIT, और जो ऑपरेटिंग एसेट है वो सेम है, तो इसका मतलब नया EBIT डिवाइड बाय ऑपरेटिंग एसेट्स। पुराने से देखेगा। हाँ, पुराना सेल्स तो होगा ना, बेस फिगर तो होगी, ये बेस फिगर्स थी, ये वाली और ये वाली, ये बेस फिगर्स थी, ये तो होंगी, हाँ ये होंगी, और फिर इसके अंदर जो इंक्रीज या डिक्रीज है वो दे दूंगा, तो आप खुद से नई फिगर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, EBIT गिवन नहीं है, लेकिन इजन ये तो कह रहा हूं कि अगर EBIT नहीं गिवन तो आपको पता है कि EBIT किस तरह फाइंड आउट होती है। EBIT चूंकि ये फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें सेल्स माइनस कॉस्ट ये आप करते हैं तो आपको EBIT मिल जाता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पे इसने वर्ड यूज किया हुआ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, तो सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो अगर आप सेल्स चेंज नहीं हुई, अगर मैं आपसे कह दूं कि विदाउट अफेक्टिंग सेल्स, सो यू वुड टेक द प्रीवियस सेल्स, प्रीवियस सेल की फिगर ले लेंगे, एक्सपेंसेस 10,000 कम हो गए, तो प्रीवियस एक्सपेंस का फिगर उसमें से 10,000 कम कर दें, ये आ गया, EBIT की फिगर आ गई, उसको उठा के ले। सर अगर सेंस चेंज हुई तो फिर सेंस भी नहीं लेगा। हाँ, अब ये तो हम आहिस्ता आहिस्ता ये मुश्किल कर रहे हैं ना आपको। मैं तो एग्जाम में डायरेक्टली जो सबसे इसमें जो सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन होगा, जो सबसे मुश्किल शायद हो, मैं तो डायरेक्ट वहां एक क्वेश्चन दूंगा ना आपको, मैं तो आपको हर स्टेप बाय स्टेप लेके नहीं जाऊंगा ना एग्जाम में। आई वुड बी आस्किंग यू ओनली वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, और वो वही वाला होगा जो सबसे मुश्किल वाला होगा, ठीक है? ओके, रिटर्न ऑन एसेट्स और ROI में क्या difference होता है? किसमें? रिटर्न ऑन एसेट्स और ROI। रिटर्न ऑन एसेट्स और ROI में। अच्छा, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, ऑपरेटिंग एसेट्स, और रिटर्न ऑन एसेट्स जो होगा वो टोटल एसेट्स को ले रहा होगा, तो टोटल एसेट्स विच इज इक्वल टू योर द अदर साइड एज वेल, तो वो उस फिगर को ले रहा होगा। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है? कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड, एग्जैक्टली, याद आ रही है ना चीज़ें अब आप लोगों को, कैपिटल एम्प्लॉयड यही चीज़ होती है, ठीक है? ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? जाए आगे। ये हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, ये हमने कैलकुलेशन की है अभी, मुझे फिगर आप लोगों ने बताई नहीं है इसकी यार, इसकी फिगर आपने मुझे बताई 20%। ओके, सो दिस इज 20%। क्लियर हो गया? इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कर दूं या नहीं? सही है? ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट वन, assume that Leaguer's manager was able to reduce inventories by 20,000. Now you've reduced inventories by 20,000, ठीक है? अब इन्वेंट्री क्या है? एसेट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स हैं वो कम हो गए। यूजिंग जस्ट इन टाइम टेक्निक्स विदाउट अफेक्टिंग सेल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब देखिए ये काम आपने करना है, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। ये जो एसेट्स हम कह रहे हैं ना कि आप इसको कम करें, तो आप इसको कम करने के लिए इफेक्टिव कोई तरीका इस्तेमाल करें। यू आर यूजिंग जस्ट इन टाइम सिस्टम, तो इसका मतलब ये है कि आप एसेट्स को तो कम कर लेंगे, बट एट द सेम टाइम आपकी सेल्स इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है? आपकी सेल्स इफेक्ट नहीं होगी, एंड एट द सेम टाइम यू वुड रिड्यूस योर इन्वेस्टमेंट विच यू हैव इन्वेस्टेड इन योर एसेट, तो आप उसको कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट्स से कहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दें, किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दें, तो वो आपको वो रिटर्न भी दे रहा है, आपकी सेल भी इफेक्ट नहीं हो रही, वो भी आपको रिटर्न दे रहा है, और एक एक्स्ट्रा रिटर्न भी आप कमा रहे हैं उसी इन्वेस्टमेंट से जो कि आपने इन्वेंट्री के अंदर ब्लॉक की हुई थी। सो दैट्स व्हाट यू विल बी डूइंग। आप लोग जब इंशाल्लाह जाएंगे ग्रेजुएट होके, सो यू वुड बी एट दैट पोजीशन मैनेजरियल लेवल पे, तो फिर आपका काम ये होगा, ये कैलकुलेशन काम आपका नहीं है, ये जो आखिर में हम पढ़ते हैं ना कि अच्छा ये हो गया अब क्या करना है, वो काम आपका है। लेकिन उसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, बैक हैंड पे क्या है। ओके जी, 5 minutes break, we started at 11:20. जी सर।
ओके पॉज कर दे. Okay, so now we move on and now we are reducing inventories by 20,000. अगर inventories reduce हो जाए 20,000 without affecting sales or operating expenses, तो इसका मतलब जो बेस जगह पर आपके पास जो सेल्स थी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे वो सेम है, सिर्फ इन्वेंट्री रिड्यूस हुई. तो ये जो फिगर है दिस इज रिड्यूस्ड एंड इट सेज रिड्यूस्ड बाय 20,000. तो इसका मतलब ये है कि अब नई फिगर क्या हो जाएगी 180,000 would be the new figure. And now you can calculate कि अगर 180,000 न्यू फिगर हो गई, so this is 30,000 without affecting sales or operating expenses. So that means this is 180,000. So your 16.6667% is bound to increase. ठीक है, ये इंक्रीज हो जाएगा. अब एक और बात दिमाग में याद रखें कि अब उसने आपको ये नहीं कहा कि ऑपरेटिंग एसेट्स, उसने एक एसेट का नाम ले लिया. तो अगर मैं आपको एग्जाम में कोई एक एसेट फिर दे दूं कि ये एसेट मैंने इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया और कोई स्टोरी बना दूं, इसने स्टोरी बना दी जीआईटी की, लेट्स से आई मेक अप अनदर स्टोरी, जो भी मेरे दिमाग में उस वक्त आ गया, और किसी एक एसेट को इंक्रीज या डिक्रीज शो कर दूं, तो आपने इस टोटल को इंक्रीज या डिक्रीज कर देना. ठीक है, द अदर स्टोरी रिमेन्स द सेम. क्लियर है 16.7%. सही, ये भी क्लियर. लेट्स मूव ऑन. Assume that Regal's manager invests in a 30,000 piece of equipment that increases sales by 35,000. अब देखिए वो दो काम कर रहा है, एसेट को भी इंक्रीज कर रहा है और सेल्स को भी इंक्रीज कर रहा है, while increasing operating expenses by 15,000, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी इंक्रीज कर रहा है. नाउ दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आई विल गिव यू एन एग्जाम. यानी एक ही क्वेश्चन में 1 2 3 तीनों चीजें, और हो सकता है कि एसेट्स के अंदर मैं 2-3 एसेट्स डाल दूं कि एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है, एक कांस्टेंट रह रहा है, जो भी है, ताकि आपको वर्किंग शायद थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ जाए. गॉट द आइडिया? ओके, नाउ कैलकुलेट दिस वन. इसको कैलकुलेट करें भी. व्हाट विल यू डू ओवर हियर? 30,000 इक्विपमेंट ज्यादा हुआ, तो इक्विपमेंट क्या चीज है? इक्विपमेंट इज योर एसेट. तो यानी ये 200,000 से 230. ओके, सो नाउ दिस मूव्स टू 230,000. अच्छा, आगे देखें. piece of equipment that increases sales by 35,000. सेल्स 500 थी, सेल्स 500 से चली गई 535,000 पे, while increasing operating expenses by 15,000. ये कितने थे? ये किसी को याद है? 470 याद है? ना बेस वाला फारूक, बिल्कुल पहले वाला, द फर्स्ट वन, किसी को याद है? 470. ओके, सो 470 और अब वो इंक्रीज हुआ, तो जब वो इंक्रीज हुआ तो 470 से 485, सो दैट मींस ईबीआईटी कितना होगा? द न्यू ईबीआईटी 50,000. ओके, 50 डिवाइड बाय 230. सारी फिगर्स सही है, चेक कर लीजिएगा जी. 21.7%. सही है क्लास? ओके, 21.7 क्या गया और क्या था? 731. तो फिर 8 तो नहीं आना चाहिए, 731 आना चाहिए. इन एग्जाम रिमेंबर द रूल, 2 डेसिमल प्लेसेस तक सब चीज़ें लेके जानी है कम से कम, वैसे 4 तक और फाइनल आंसर 2 तक. ठीक है, सो आई विल बी लुकिंग फॉर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. ये भी क्लियर हो गया? जाए आगे. ओके, ROI एंड द बैलेंस स्कोर कार्ड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैलेंस स्कोर कार्ड. बैलेंस स्कोर कार्ड एक नई चीज़ है जो अभी हम लोग पढ़ने लगे हैं. दिस इज अनदर टॉपिक इन योर कंटेंट्स, कोर्स कंटेंट के अंदर, जो कि आपको आनी चाहिए. इट मे नॉट बी ऑब्वियस टू मैनेजर्स हाउ टू इंक्रीज सेल्स, डिक्रीज कॉस्ट एंड डिक्रीज इन्वेस्टमेंट्स इन अ वे दैट इज कंसिस्टेंट विद द कंपनीज स्ट्रैटेजी. अब ये बात जो मैंने की, ये तीनों चीज़ें, ये तो बड़ी आसान सी कर दी ना. इंक्रीज सेल्स, डिक्रीज कॉस्ट, डिक्रीज ऑपरेटिंग एसेट्स. हम लोग फिगर्स में या पेपर्स में या किसी भी केस स्टडी जो आपको मिलती है, सो यू वेरी इजीली राइट इट लाइक दैट कि इंक्रीज सेल्स, द सोल्यूशन इज टू इंक्रीज सेल्स. बट हाउ डू यू डू इट एक्चुअली? क्या ये इतना आसान काम है कि आप इंक्रीज सेल्स कर दें बस? डिमांड नहीं है किसी प्रोडक्ट की, हाउ वुड आई इंक्रीज सेल्स? सारी इकोनॉमी जो है बिल्कुल बैठी हुई है, स्लम है, और आप लोग कहते हैं कि इंक्रीज सेल्स. हाउ वुड यू इंक्रीज सेल्स? बूम आएगा तो इंक्रीज सेल्स होगी, वैसे तो इंक्रीज सेल नहीं हो सकती. इंक्रीज सेल करने के एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ज़्यादा करना पड़ेगा, तो एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा, उधर फिर मसला बन जाएगा मुझे. सो यू नीड टू थिंक ओवर इट. तो वो कह रहे हैं कि इट मे नॉट बी ऑब्वियस टू मैनेजर्स. इतना ऑब्वियस नहीं होता कि
कि हाउ टू इंक्रीज सेल्स और डिक्रीज कॉस्ट और डिक्रीज इन्वेस्टमेंट्स। ये जो बात हमने की है ये इतने आराम से नहीं हो सकती, इतने आसान से नहीं हो सकती, इसके पीछे पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी आपको। आप इंक्रीज सेल्स कर रहे हैं, उसके लिए आपको मशीन नहीं है मेरे पास। हाउ वुड आई इंक्रीज सेल्स अनलेस आई मेक मोर प्रोडक्ट्स? आई कैन नॉट इंक्रीज सेल्स। वो फुल कैपेसिटी पे लगी हुई है, दिन रात आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब दिन रात आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसके बाद अलावा और क्या क्या कर सकते हैं आप? यू नीड टू इंक्रीज मशीन। एक नई मशीन लेकर आऊँ, पैसे लगाएंगे, पैसे लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? एसेट्स गो अप। तो फिर सो इट्स नॉट दैट इजी, ये इतना आसान नहीं है। तो फिर क्या करना है आपने? A well-constructed balanced scorecard can provide managers with a roadmap. Now, this is something which will tell you on papers how to do it. किस तरह काम करना है ये? This will give you a roadmap that indicates how the company intends to increase ROI. So, this is what a balanced scorecard would do. A balanced scorecard is actually a detailed version of what you are doing on papers. कि अब जो काम करते हैं, जिस तरीके से काम करते हैं, जो प्रोसेस होते हैं, वो सब कागज़ पे लिखे होते हैं कि ये काम, ये काम, ये काम, ये काम। तो फिर आप आराम से देख सकते हैं कि इफ़ आई वांट टू इंक्रीज सेल्स तो उसके पीछे कौन कौन से काम करने हैं। फिर आप उन कामों को देखते हैं कि अच्छा ये काम ज़्यादा करना है, ये काम करना है, ये किस तरीके से होगा। सो इट विल गिव यू सम मेथड और सम रोड मैप के किस तरीके से करना है, हाउ टू डू इट। वो आपको वो हाउ वाला जो है वो पार्ट बता देगा। फिर सिर्फ ये नहीं होगा कि आप कहेंगे बस यार इंक्रीज सेल्स, फिर उसके पीछे पूरा प्रोसेस आप बताएंगे कि आई कैन इंक्रीज सेल्स बाय डूइंग दिस थिंग, बाय डूइंग दिस थिंग, बाय रिड्यूसिंग दिस, बाय इंक्रीजिंग दिस। और फिर आपके पास एक प्लान होगा, पूरा एक स्ट्रैटेजी होगी जिससे आप सेल्स को इंक्रीज या कॉस्ट को डिक्रीज या इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज कर सकते हैं। गॉट द आइडिया ऑफ अ बैलेंस स्कोर कार्ड? इसको भी दोबारा डिटेल में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको मैंने एक आई हैव गिवन यू अ स्लाइट आइडिया व्हाट डज इट डू। चाहिए स्टार्ट करें? ओके, नाउ व्हिच इंटरनल बिजनेस प्रोसेस शुड बी इंप्रूव्ड इन ऑर्डर टू डिक्रीज दिस कॉस्ट एंड डिक्रीज दिस इन्वेस्टमेंट? यू नीड टू इंप्रूव योर प्रोसेसेस। अपने प्रोसेसेस को इंप्रूव करना है। प्रोसेस को मैं इंप्रूव करूंगा तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी। प्रोसेस को इंप्रूव करूंगा तो मेरे एसेट्स जो हैं प्रोडक्टिव एसेट्स होंगे, ज़्यादा एफिशिएंट एसेट्स होंगे। ओके, अब कौन कौन से प्रोसेसेस हैं? अब वंस अगेन मुझे पता तो हो ना कि कौन से प्रोसेसेस हैं मेरे पास। अगर मेरे पास ईच एंड एवरीथिंग इज इन राइटिंग विद मी, सो देन आई कैन हैव अ लुक एट इट एंड आई कैन सी ओके दीज आर द प्रोसेसेस, दिस इज व्हाट आई कैन डू। इस चीज़ को मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, इसको छोड़ दे, ये मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। सो दैट्स हाउ आई डू इट। विच कस्टमर्स शुड बी टारगेटेड? अब इंक्रीज सेल्स, लेट्स से कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जिसको मैं टारगेट नहीं कर रहा, तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं। एंड हाउ विल दे बी अट्रैक्टेड? अब क्या करूं, इनको किस कम से कम कॉस्ट में मैं इसको अचीव कर सकता हूं? एंड रिटेन एट अ प्रॉफिट, रिटेन भी करूं और प्रॉफिट भी करता रहूं, कॉस्ट भी ज़्यादा ना हो मेरी। सो ऑल दिस नीड्स प्लानिंग विच इज़ डन थ्रू बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। ओके, क्रिटिसिज्म ऑफ ROI। ROI अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमने अभी सारा पढ़ा, इसको इंक्रीज करें, इसको डिक्रीज करें, लेकिन वही मसला, ये जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है ये आराम से नहीं होता। इसके लिए बैलेंस स्कोर कार्ड चाहिए। सो इन द एब्सेंस ऑफ द बैलेंस स्कोर कार्ड मैनेजमेंट मे नॉट नो हाउ टू इंक्रीज ROI। फिर आसान काम नहीं है, फिर मुश्किल है। आप बोल तो रहे हैं कि ये इंक्रीज कर दो, ये डिक्रीज कर दो, लेकिन ये सिर्फ बोलने की हद तक सही है, करने की हद तक नहीं है। वो आपसे पूछेगा हाउ टू इंक्रीज सेल्स, यू हैव नो आइडिया हाउ टू इंक्रीज सेल्स अनलेस यू नो कि यार ये कस्टमर अभी तक से टारगेट नहीं हुआ, एडवर्टाइजमेंट मैं कर रहा हूँ लेकिन प्रॉपर मीडियम पे नहीं कर रहा, आजकल कोई रेडियो सुनता ही नहीं है, मैं सब कुछ रेडियो पे दे रहा हूँ। ठीक है, बाय द वे रेडियोज स्टिल एग्जिस्ट? डू यू लिसन टू रेडियोज? मोबाइल में तो होता है। डू यू लिसन टू इट? यू डू व्हाट? सर वो जब घर में लाइट जाती है तो क्रिकेट मैचेस के लिए स्पेशली। बस ओके, सो दैट मीन्स कि जहाँ पे जिन एरियाज में लाइट जाती है और जब कोई क्रिकेट मैचेस चल रहे हो तो उसके दरमियान की जो एडवर्टाइजमेंट होगी दैट वुड गेट यू कस्टमर्स। सही है, ठीक है, लेकिन जहाँ पे लाइट जाती हो। ओके, मैनेजर्स ऑफन इनहेरिट मेनी कमिटेड कॉस्ट ओवर विच दे हैव नो कंट्रोल। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि कुछ कॉस्ट कमिटेड कॉस्ट होती हैं। रिमेंबर कमिटेड कॉस्ट? कमिटेड कॉस्ट याद है? कमिटेड कॉस्ट
नहीं याद आ रही? दो किस्म की कॉस्ट पड़ी थी, एक कमिटेड थी और एक हमारे कंट्रोल में होती है, निगोशिएटेड आप उसको बोल दें या नहीं याद आ रहा? डिस्क्रेशनरी वॉज द वर्ड। याद आ रही है? कमिटेड याद आ रही है? जो हमने इनकर करनी है, फॉर एग्जाम्पल रेंट, डेप्रिसिएशन। अब मैंने एसेट ले लिया है, सब डेप्रिसिएशन तो करनी पड़ेगी हर साल। रेंट एग्रीमेंट कर दिया है 1 साल का, 1 साल से पहले नहीं छोड़ सकता, एडवांस रेंट दे दिया है। अब वो एडवांस रेंट इज माई एसेट, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू रेंट एक्सपेंस। करना पड़ेगा हर महीने, और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप कहेंगे कि बस ख़त्म करो एग्रीमेंट, तो पेनल्टी है कि वो 1 महीने का रेंट काटेगा आपसे, या जो भी वट एवर इज द पेनल्टी। तो बस दैट्स द प्रॉब्लम, कमिटेड कॉस्ट। मैनेजर्स इवैल्यूएटेड ऑन ROI मे रिजेक्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये एक मसला है ROI के साथ, सीरियस मसला, कि अगर आप ROI को ही देखते रहे तो बहुत सारे अच्छे बिजनेस जो ऑप्शंस हैं, प्रपोजल्स हैं, वो आपसे चले जाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि ROI 15 है एग्जिस्टिंग, तो मैं आई एम लुकिंग फॉर 16, या इफ आई एम डूइंग अनदर इन्वेस्टमेंट इट शुड बी 15। तो इससे आप बहुत सारा बिजनेस आप लूज कर सकते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लूज कर देंगे, बिकॉज देन यू विल बी लुकिंग एट ROI कि कितने पैसे मैंने रखे उस जगह पर इन्वेस्ट किए और वो मुझे कितना रिटर्न देते हैं। इस चीज़ की बेसिस पर अगर आप किसी प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करेंगे, किसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को इवैल्यूएट करेंगे, तो हो सकता है कि बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपसे चली जाए। मतलब आप उसको कहेंगे नहीं 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 ये अच्छा नहीं है, हटा दो इसको, हालांकि वो अच्छा होगा। ठीक है, तो फिर क्या करना चाहिए? अगर ये मसला है तो फिर क्या करना चाहिए? सो देन इट सेज, देन देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज रेजिडुअल इनकम। ठीक है, फिर एक और कॉन्सेप्ट है रेजिडुअल इनकम का। कहते हैं वो कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल करें तो चांसेस हैं कि आप लोग जो है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ले लेंगे जो आपको रिटर्न्स दे रहे हैं। अब रेजिडुअल, व्हाट इज द रेजिड्यू? बचा कुचा। ठीक है, रेजिड्यू इज व्हाटएवर इज लेफ्ट, आखिर में जो बच जाता है। सो नेट ऑपरेटिंग इनकम अबव सम मिनिमम रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग एसेट्स, दिस इज योर रेजिडुअल इनकम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप कमाना चाहते हैं, लेट्स से आप कहते हैं मैं 15% कमाना चाहता हूं, ठीक है, तो जो 15% आप कमाना चाहते हैं, 15% रिटर्न आप कमाना चाह रहे हैं, इससे ऊपर इसके बाद जो इनकम आपके पास बच जाए, नेट ऑपरेटिंग इनकम अबव सम मिनिमम रिटर्न। आपने कोई मिनिमम रिटर्न का अपना कोई थ्रेशहोल्ड रखा हुआ है कि यार कम से कम इतना रिटर्न होना चाहिए। इस रिटर्न से ऊपर अगर कोई नेट ऑपरेटिंग इनकम आपकी है, दैट इज कॉल्ड एज रेजिडुअल इनकम। कर दिया आइडिया? सॉल्व करेंगे तो शायद थोड़ा और आपको आइडिया हो जाए। ओके, सो नाउ रेजिडुअल इनकम, इसका मतलब ये हुआ कि नेट इनकम में से कुछ माइनस करूंगा तो रेजिडुअल इनकम आ जाएगी ना। हमने कहा कि जो बचा कुछ आए, तो नेट इनकम से जो आपका रिटर्न आप चाहते हैं, मिनिमम रिटर्न, वो आप हटा दें इसमें से, तो जो बाकी बच जाएगा दैट इज योर रेजिडुअल इनकम। सो रेजिडुअल इनकम इक्वल्स नेट ऑपरेटिंग इनकम माइनस कुछ चीज। अब वो माइनस वो कुछ चीज क्या है? मैंने आपसे कहा जो मिनिमम रिटर्न आप कमाना चाहते हैं, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो मिनिमम रिटर्न आप कमाना चाहते हैं उसको बीच में से निकाल दें। सो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय, ये तो रिटर्न रेट होता है ना, ये तो रेट होता है, इसको पैसों में कन्वर्ट करना है, तो फिर उसके लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद दी अमाउंट ऑफ व्हाट? एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स, जो आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस के अंदर। सो दैट इज योर एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स। उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं कि इन एसेट्स पे कितना कम से कम रिटर्न आना चाहिए मुझे, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो मिनिमम आप चाहते हैं कि मुझे रिटर्न आए, ये आपको मिल गया। अब अगर नेट ऑपरेटिंग इनकम ज्यादा है इससे, और जितने अमाउंट से ज्यादा है, तो वो बच गई आपके पास, दैट इज योर रेजिडुअल इनकम। व्हाटएवर इज लेफ्ट इज रेजिड्यू, तो रेजिडुअल इनकम। जी, ये फॉर्मूला क्लियर है? ये फॉर्मूला क्लियर है? दिस कंप्यूटेशन डिफर्स फ्रॉम ROI। ये ROI नहीं थी,
ROI एक अलग चीज़ थी जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी, ये एक और कॉन्सेप्ट है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो कहता है ये कॉन्सेप्ट ROI के बदले में आप इस्तेमाल कर लेते हैं अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको खतरा है कि ROI आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को ज़ाया कर देता है। ROI measures net operating income earned relative to the investment in average operating assets. ROI आपको बताता है what is the return which you get when you invest put something in your average operating assets. Whereas residual income measures net operating income earned less the minimum required rate of return. जो आपने नेट ऑपरेटिंग इनकम कमाया उसमें से मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को हटा दें ऑन एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स, तो जो बच जाए आपके पास दैट इज रेजिडुअल इनकम। तो दोनों कॉन्सेप्ट्स में फर्क है, ठीक। इसकी कैलकुलेशन आज कर सकते हैं हम, पॉसिबल? वी हैव 3 minutes। व्हाट इज द टाइम फॉर योर क्लास? 35। सो वी ओनली हैव 3 minutes लेफ्ट। ये एक तो कर लेंगे ना जल्दी से, यानी इस एक को जल्दी से करना लें, जल्दी से करते हैं 3 minutes में। The retail division of Zephyr Incorporation has average operating assets of 100,000 and is required to earn a return of 20% of these assets. तो आपका एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स 100,000 और आप क्या कहते हैं इसके ऊपर कितना रिटर्न आना चाहिए? 20%, कम से कम आना चाहिए। सो दिस इज योर मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर मैं एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स ये हैं और इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि 20% रिटर्न आए, सो व्हाट इज दैट रिटर्न? 20,000। ओके, ये रिटर्न हमने कहा कि अगर मैं ये रिटर्न अपने नेट ऑपरेटिंग इनकम से हटा दूं तो जो भी बचेगा वो मेरा रेजिडुअल इनकम होगा। इन द करंट पीरियड द डिवीजन अर्न्स 30,000। अब आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम इज 30, इसमें से ये हटा दें तो बाकी बचा 10,000। दिस इज योर रेजिडुअल इनकम। बस ये लीजिए, बस ठीक। फिर इसकी जो बाकी कैलकुलेशन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, और इसका